तो चलिए दोस्तों, हमारा रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर जो है चैप्टर चल रहा था, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। रिटायरमेंट का सारा सिनेरियो हमने जो है पिछली वीडियो में ख़त्म कर दिया है। हमने जो है रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम भी दे दिया और साथ में जो रिमेनिंग पार्टनर बचे थे उसकी कैपिटल एडजस्टमेंट को करना भी हमने सीख लिया। इट मीन्स हमारा रिटायरमेंट का केस तो पूरा ख़त्म। अब हमारा एक और केस शुरू होता है, वो है डेथ ऑफ पार्टनर। यानी कि अब इसमें क्या होगा, अब इसमें भैया हो गई पार्टनर की डेथ। ठीक है, अब क्या किया जाएगा। अब आप मुझे बताइए, इस पूरे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ये क्यों पूरे चैप्टर का नाम है सेम। देखिए, मैं बोलता हूँ यहाँ पे पहले 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। ये फर्म फर्स्ट है हमारा, ये फर्म नंबर 2 है। इसमें भी 3 पार्टनर थे, ए, बी और सी। ठीक है, दोनों का रेशियो दोनों के फर्म में सेम था, 3:2:1। इसमें भी 3:2:1। 2 फर्म है, ए बी सी पार्टनर है, इसमें भी ए बी सी पार्टनर है। इसने क्या किया, बी यहाँ पे हो गया रिटायर। इसने क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली। इसने ले ली रिटायरमेंट। यहाँ पे सी की हो गई डेथ। अब इस दोनों ही केस में कुछ सेम सा नहीं लग रहा। फर्म से यहाँ पे भी एक पार्टनर चला गया, फर्म से यहाँ पे भी एक पार्टनर चला गया, तो कुछ नई बात बनी क्या है भैया। चाहे पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी पार्टनर को फर्म से जाना है, चाहे पार्टनर रिटायर हो जाए तब भी फर्म से पार्टनर को जाना ही है। यहाँ पे बस क्या है कि जो पैसा होता है, जो मनी होती है, वो पार्टनर को दी जाती है। जो पैसा होता है रिटायरमेंट के अंदर वो पार्टनर को दिया जाता है। यहाँ पे जो पैसा होता है वो पार्टनर को तो नहीं दिया जाता, क्योंकि पार्टनर तो मर चुका है, उसकी तो डेथ हो चुकी है। लेकिन उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव, उसको बस पैसा दिया जाता है, जो कि एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि मेरे मरने के बाद इसको पैसा दिया जाए। जैसे कि एक नॉमिनी हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटर। बस फर्क सिर्फ इतना ही है रिटायरमेंट और डेथ में, कि यहाँ पे जो पैसा होता है वो पार्टनर को दिया जाता है, यहाँ पे जो पैसा होता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है, जो कि एग्रीमेंट के अंदर होता है। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट सेम रहेंगी, क्योंकि केस ही सेम है, तो एडजस्टमेंट क्या बदल लेंगे हम। बस एक छोटा सा माइनर सा चेंज है, बिल्कुल छोटा सा, वो हमें डेथ के अंदर सीखना है। सारी ट्रीटमेंट्स जो मैंने आपको सिखाई वो सारी रिटायरमेंट और डेथ की सेम है, क्योंकि केस ही सेम है। दोनों ही केसेस के अंदर पार्टनर को जाना पड़ रहा है फर्म में, चाहे पार्टनर की डेथ हो जाए, चाहे पार्टनर रिटायर हो जाए, फर्म से पार्टनर को जाना है, तो सेम ही ट्रीटमेंट रहेगी। तो देख लेते हैं कि रिटायरमेंट के केस के अंदर क्या क्या हमने सीखा था, क्या क्या हमें देना पड़ता है, क्या क्या लेना पड़ता है, वही सेम एज इट इज डेथ के केस में होगा। और वो छोटा सा माइनर सा क्या चेंज है वो भी सिखा देता हूँ। रिटायरमेंट और डेथ दोनों को लिख देता हूँ सेम केस। क्या क्या इन दोनों का क्लेम रहता है। सबसे पहले हम क्या देते थे भैया, उसका जो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, वो हमें देना पड़ता था अगर वो छोड़ के जा रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब ये चाहे छोड़ के चला जाए, चाहे उसकी डेथ हो जाए, फ़र्क क्या रहेगा, इसमें हम पैसा पार्टनर को देंगे, इसमें हम पैसा एग्जीक्यूटर को देंगे। सेकंड, उसका जो शेयर है गुडविल का, शेयर ऑफ गुडविल, वो देंगे, वो भी सेम रहेगा, चाहे रिटायरमेंट हो पार्टनर का, चाहे डेथ हो जाए, सेम रहेगा भैया। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेनिंग पार्टनर जो रहेंगे वो दे देंगे, डेथ वाले को एग्जीक्यूटर को देंगे, रिटायरमेंट में पार्टनर को दे देंगे। थर्ड, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जो भैया पिछले साल के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स थे, रिजर्व्स थे, वो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, बचा के रखा था, वो उसका शेयर भी हम देंगे। ये भी रिटायरिंग पार्टनर को और डेथ पार्टनर को सेम केस रहेगा जो हमने सीखा था। इसके लिए हमने गुडविल की ट्रीटमेंट सीखी थी, इसमें ट्रीटमेंट रिजर्व प्रॉफिट्स की सीखी थी। ठीक है, ये क्लेम रहेगा। फोर्थ, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा,
वो दिया जाएगा, भैया जो कैपिटल के ऊपर ब्याज होगा वो भी तो दिया जाएगा, अगर ये एग्रीमेंट के अंदर होगा तब, नहीं तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो भी दिया जाएगा। फिफ्थ इसके अंदर आ जाता है प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन हमने सीखा था, उसके अंदर जो प्रॉफिट होता था उसका भी तो शेयर लेगा। रिटायरमेंट और डेथ के केस में सेम ही है बिल्कुल, भैया जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट सीखा था वो बिल्कुल सेम होगा जैसे कि हमने पीछे सीखा, डेथ में भी सेम ही है, ठीक है। रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट होगा तो वो दिया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या हमें डिडक्शंस करनी पड़ेंगी इसके अंदर, डिडक्शंस देख लेते हैं। अब भैया यहाँ पे अगर प्रॉफिट दिया जा रहा है तो लॉस नहीं लिया जाएगा, अगर लॉस होगा शेयर ऑफ लॉसेस वो लिए जाएंगे, और कोई खर्चे होंगे जिसको राइट ऑफ करना हो तो वो लिए जाएंगे, शेयर ऑफ लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे दिया जाएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिया भी तो जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर ड्राइंग्स हो गया ये भी लिया जाएगा, ये पैसा काटा जाएगा, ठीक है, ये काटा जाएगा अगर होगा तो। यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है तो यहाँ पे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा, ठीक है। अगर कोई रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो उसका पे पैसा काटा जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्लेम, ये सारी डिडक्शन करके पैसा दे दिया जाएगा। और सेटलमेंट कौन कौन सी थी, दो सेटलमेंट हो सकती थी हमारी, या तो लमसम या तो फिर क्या रहेगा इंस्टॉलमेंट, वही सेम केस इसके अंदर भी रहेगा। डेथ और रिटायरमेंट बिल्कुल सेम चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। अब भैया डेथ का एक अलग सेक्शन दिया है तो कुछ तो चेंजेस होगी, एक छोटा सा माइनर सा चेंजेस है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो 31 मार्च को ही दिया जाता है। मोस्टली रिटायरमेंट जो है वो 31 मार्च को की जाती है, अगर बीच में की गई तो प्रॉफिट 31 मार्च को ही मिलता है, जो इस साल का प्रॉफिट है, क्योंकि पार्टनर तो जिंदा है। लेकिन डेथ के वक्त तो हम भैया किसी को रोक नहीं सकते, भगवान का बुलावा आ गया तो उसको हम नहीं रोक सकते, वो तो कभी भी आ सकता है। तो मोस्टली ये मिड इन द ईयर डेथ अगर हो जाती है, मिड इन द ईयर डेथ हो जाती है तो यहाँ की डेट तक का हमें कुछ प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसे बोला जाता है सिक्स्थ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट जो बना है अप टू डेट वो देना पड़ता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट। बस इसके अंदर एक ये छोटा सा चेंज है कि जितने अप टू डेट तक का प्रॉफिट बना है वो हमें देना पड़ता है। मान लो 1 अप्रैल 2012 को हमारा फर्म स्टार्ट हुआ था, वो जाके एक साल चला, 1 अप्रैल 2013 तक चला, ठीक है। अब इसकी एंड डेट कब आनी है, इसकी एंड डेट आती है 31 मार्च 2014 आनी थी, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 अगस्त 2013 को ही पार्टनर की होगी डेथ, पार्टनर की होगी डेथ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रॉफिट बनेगा इसे बोला जाएगा प्रॉफिट अप टू डेट। अब भैया ये भी तो इसके हिस्से जाना चाहिए, तो इसका भी एक शेयर निकाला जाएगा जो कि किसको दिया जाएगा, डेथ वाले पार्टनर को। बस रिटायरमेंट का क्या सीन होता है, वो तो चलो पार्टनर जिंदा है, रुक भी जाता है, और मोस्टली इन द केस रिटायरमेंट एंड डेथ को ही ली जाती है कि भैया जब फर्म का जो है हम अकाउंट क्लोज करेंगे तभी ले लो तो बहुत बढ़िया है, तब हम जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होते हैं वो दे देते हैं, गुडविल का पैसा होता है वो दे देते हैं, मोस्टली इन द केस। लेकिन डेथ के केस में हमें अलग से इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि डेथ को तो हम रोक नहीं सकते, इस रिटायरमेंट लेने से रोक सकते हैं ज़रूर, टाइम आगे जा सकता है, लेकिन डेथ होने से हम नहीं रोक सकते। तो मिड इन द डेथ हो जाती है, मिड इन द ईयर, तो हमें अप टू डेट एक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको 2 बेसिस में हम कैलकुलेट करते हैं, 2 बेसिस पे करते हैं, उसे हम बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट। बस ये चीज़ एक जो है इसके अंदर नहीं आ जाती है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा जो भी हमने रिटायरमेंट में सीखा था। गुडविल ट्रीटमेंट की, रिजर्व्स और प्रॉफिट की ट्रीटमेंट हो गई, ठीक है, रिवैल्यूएशन की ट्रीटमेंट होगी, सब सेम रहेगा। बस एक चीज़ नहीं आ जाएगी प्रॉफिट अप टू डेट, हालांकि कि कैपिटल एडजस्टमेंट भी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। तो आइए एक नई चीज़ हम सीख लेते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए सीख लेते हैं प्रॉफिट अप टू डेट।
प्रॉफिट अप टू डेट। एक यहाँ पे थोड़ी सी एक जो है नई चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो इसको ना दो बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला होता है हमारा टाइम बेसिस, जितना टाइम हो गया पार्टनर को, जितने टाइम के बाद वो डेथ हो गया उसके बेस पे जो है प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है। और डेथ के पार्टनर को जो है दिया जाता है, उसके एग्जीक्यूटर को आई थिंक दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारा इसके अंदर आता है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस पे जो है कैलकुलेट किया जाता है। जो सेल्स बेसिस होता है ना, टर्नओवर का मतलब ही सेल्स होता है, इसको मैं लिख देता हूँ सेल्स बेसिस भी, ठीक है। इन दो चीज़ों पे जो है कैलकुलेट किया जाता है। सेल्स को देखकर उसकी प्रॉफिट का जो है परसेंटेज निकाला जाता है। पिछली सेल्स को जो है पिछले साल की सेल्स को देखकर परफॉर्मेंस निकाली जाती है और उसका शेयर दिया जाता है, ठीक है। और सबसे बेस्ट मेथड मैं बोलूँगा इसी को ही, क्योंकि सेल्स से ही एक जो है परफॉर्मेंस का पता लगता है। बाकी टाइम बेसिस से हम परफॉर्मेंस का पता नहीं लगा सकते। इससे बस जो है हम प्रॉफिट नॉर्मली निकाल सकते हैं। इससे जो है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रॉफिट निकलता है। जितनी हमने परफॉर्मेंस अच्छी करी उतनी सेल ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी सेल ज़्यादा बढ़ेगी तो उतना प्रॉफिट भी हमारा बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड हमारा जो है ये कौन सा रहता है, सेल्स बेसिस का। टाइम बेसिस पे देख लेते हैं। टाइम बेसिस पे क्या होता है कि कभी कभी ना एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम प्रॉफिट को निकालते हैं। लाइक इन द सेंस आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रॉफिट गिवन होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक बना देता हूँ, उससे मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन बना देता हूँ। एक पार्टनर है सी, ठीक है। सी डाइड ऑन 1 अगस्त 2018 को वो डाइड हो गया, ठीक है। ऑन द प्रॉफिट फॉर 3 प्रीवियस ईयर इज इक्वल्स टू, मैं बोल देता हूँ 2016 का जो प्रॉफिट था वो 70,000 था। 2017 का जो प्रॉफिट था वो था हमारा, सॉरी 2017 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16। उसका जो प्रॉफिट था 50,000 था। और 2017 का जो प्रॉफिट था वो मेरे हिसाब से मैं बोल देता हूँ 50,000 नहीं 60,000 था, ठीक है। ये 3 साल के प्रॉफिट यहाँ पे ज्ञान थे। और सी जो है डाइड हो गया 1 अगस्त 2003। द ईयर एंडेड, द बुक क्लोज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कैलकुलेट प्रॉफिट अप टू डेट। और सी का जो शेयर है वो होगा 2/10। एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन दिया, ठीक है। यहाँ पे टाइम बेसिस पे क्या होता है, टाइम के बेस पे प्रॉफिट निकाला जाता है। जितने टाइम बाद जो है वो पार्टनर मरा है, मतलब जितने टाइम तक के लिए वो उसके अंदर था उसका ही जो है सिर्फ प्रॉफिट निकाला जाता है। और इसको जो है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाला जाता है, ठीक है। से इन द केस इस क्वेश्चन के अंदर 3 प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 3 साल के, उसके बेस पे हम जो है प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए करना क्या है हमें, इसके अंदर सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि भैया पहले तो प्रॉफिट कितना हुआ, एवरेज प्रॉफिट मुझे बताओ। तो यहाँ पे 3 साल का प्रॉफिट ज्ञान है 70,000 प्लस करेंगे 50,000 प्लस करेंगे 60,000, ठीक है। ये 3 प्रॉफिट थे 3 साल के, तो डिवाइड बाय 3 करेंगे। 2 साल के होते तो डिवाइड बाय 2 करते, 4 साल के होते तो डिवाइड बाय 4, ऐसे ही तो निकलता है एवरेज। और यहाँ पे निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,80,000 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा 60,000। ये 60,000 जो है एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने टाइम तक के लिए सी रहा था। जो ये 60,000 का प्रॉफिट है पूरा तो नहीं दिया जाएगा, इसका एक टाइम निकाला जाएगा। टाइम बेसिस का फॉर्मूला है कितने टाइम के लिए रहा। बुक जो क्लोज होती है वो 31 दिसंबर एवरी ईयर जो है क्लोज होती है। तो इट मीन्स जनवरी 1 को जो है वो स्टार्ट हुई होंगी, तभी तो दिसंबर 31 को क्लोज होती है। तो जनवरी 1 2018 को स्टार्ट हुई होंगी। और सी कब मरा, सी जो है 1 अगस्त को मरा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का तो पूरा महीना चलेगा नहीं, तो जुलाई का पूरा महीना होगा। 7 महीने हो गए, तो इंटू 7/12 ये प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका प्रॉफिट निकालें हम तो 60,000 का इंटू 7/12 करें तो 35,000 निकल के आ रहा है, 35,000 रुपये। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ, 60,000 इंटू 7/12 तो 35,000 प्रॉफिट निकल के आ गया। और उसका शेयर उसको दे देंगे, तो इंटू 2/10 कर देंगे तो उसका शेयर निकल के आ जाएगा, ठीक है।
तो 35,000 का मैं इंटू 2/10 करूँ तो 7,000 रुपये इसका प्रॉफिट बनता है। टाइम बेसिस पे ऐसे निकाला जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, क्या किया जाएगा भैया, जितने टाइम वो रहा फर्म के अंदर उतने टाइम का पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके शेयर को हम जो है बांट देंगे। और प्रॉफिट हमने कैसे निकाला, एवरेज बेसिस पे निकाला। कभी कभी दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या तो सीधा सीधा आपको प्रॉफिट गिवन होगा पूरे ईयर का, मान लो प्रॉफिट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 लाख रुपए, बस उसका जितना टाइम है वो निकालो, जैसे कि यहाँ पे 7 महीने बन रहे थे वैसे ही 7 महीने यहाँ पे, और उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, निकल के आ जाएगा। और कभी कभी आपको एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गिवन होगा, आपको 3-4 साल का प्रॉफिट गिवन होगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे और उसके टाइम से इंटू करके, उसके शेयर से इंटू करके प्रॉफिट निकाल लोगे। तो ये टाइम बेसिस पे इस तरीके से जो है प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, या तो आपको प्रॉफिट गिवन होगा या तो 3-4 साल का प्रॉफिट गिवन होगा। 3-4 साल का प्रॉफिट गिवन हुआ तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, अगर प्रॉफिट सीधा गिवन है तो टाइम से इंटू करके, शेयर से इंटू करके प्रॉफिट निकालेंगे और वही देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देते कैसे हैं हम, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये हम जो है दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और टू कर देते हैं किसको, उस पार्टनर को, यहाँ पे जो है डिसीज पार्टनर लिख देता हूँ जो मर चुका है। ठीक है, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने सीख लिया था, हमेशा एंड में बनता है, एंड को हम उसको डेबिट करते हैं, एंड ऑफ द डे। हमने पढ़ा भी था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, उसमें हर बार एंड की डेट आती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ऐसे डेबिट नहीं कर सकते, इसको लिखेंगे भैया ये बीच में हम डेबिट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको लिखेंगे क्या कि ये सस्पेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अगर इसका कैपिटल अकाउंट बनेगा ना डिसीज पार्टनर का, यहाँ पे सी है तो सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, सी डिसीज हुआ है ना यहाँ पे, तो उसके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखा जाएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको टर्नओवर बेसिस पे सिखाता हूँ। चलिए, टर्नओवर बेसिस हमारा सबसे बेस्ट मेथड कहलाएगा, उसमें जो है इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, उससे हम सीख लेते हैं टर्नओवर बेसिस पे कैसे लिया जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकाल लीजिए, पेज नंबर 335। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि हम सेल्स को एक बेसिस बना देते हैं, सेल्स और प्रॉफिट के बीच में रिलेशन की परसेंटेज निकालते हैं और उतना ही परसेंटेज हम समझते हैं कि वो प्रॉफिट है। इसीलिए ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि इसमें जितनी हमने परफॉर्मेंस करी है उस बेस पे हमें जो है यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरुण, तरुण और नेहा पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2:1। कौन है, अरुण, तरुण और नेहा पार्टनर है, उनका रेशियो है 3:2:1 का इनका रेशियो है। और नेहा डाइज होगी भैया, कौन डाइज, नेहा जो तीसरी पार्टनर थी ना, नेहा डाइज, उनकी डेथ हो गई। और कब डेथ हुई है, 31 मई 2014। देखो बीच में डेट होगी, इसीलिए प्रॉफिट हमें अप टू डेट अब निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेल बताई जा रही है हमें, सेल कौन से ईयर की, फॉर ईयर 2013-14 की, पिछले साल की हमें जो है सेल बताई जा रही है वो है 4 लाख रुपए, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ था इसी सेम ईयर का जो है प्रॉफिट भी बताया जा रहा है, वो बताया जा रहा है 60,000 रुपीज़। और अकाउंट जो क्लोज होता है वो 31 मार्च को आता है, 31 मार्च को एवरी ईयर अकाउंट क्लोज होता है, इट मीन्स 1 अप्रैल को वो स्टार्ट होता है, इससे टाइम का हमें पता लग जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ कि सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मई इज़ 1 लाख रुपीज़। सेल्स हमें बताई जा रही है कब तक की, फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 टू 31 मई 2014 इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज़ बस। और हमें जो है अब क्या करना है, प्रॉफिट अप टू डेट निकालना है। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर की सेल बता दी गई और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट बता दिया गया, और सेल हमें बता दी गई कब से, 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक। क्यों ये हमें जो है आधे टाइम की बताई गई, क्योंकि 31 मई को नेहा की डेथ हो गई, पार्टनर की डेथ होगी, तो तब तक की सेल बताई जा रही है और उसी से ही हमें प्रॉफिट निकालना है। अब इसमें हम जो है सेल्स को बेस बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो सेल्स को हम जो है बेस बनाएंगे, पहले निकालेंगे प्रॉफिट
परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे किसको बेस बना के, सेल्स को बेस बना के, वो भी प्रीवियस ईयर की। गिवन है ना हमें, प्रीवियस ईयर की सेल्स है 4 लाख रुपए और उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपये। तो 60,000 का प्रॉफिट है डिवाइड बाय, जिसको बेस बनाते हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, तो 4 लाख रुपीज़ को नीचे रखेंगे क्योंकि सेल है, और परसेंटेज निकालनी है तो इनटू कर देंगे 100। परसेंटेज के लिए हमेशा कौन सा यूज़ करते हैं हम, 100 यूज़ करते हैं। जो बेस होता है वो ऑलवेज डिवाइड बाय आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 60,000 का प्रॉफिट, 4 लाख रुपीज़ की सेल और इंटू 100 कर देंगे। तो 60 डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 अगर करें तो 15% का जो है हमें प्रॉफिट हुआ था पिछले साल सेल्स के ऊपर। सेल्स को हमने पिछले साल की सेल्स को बेस बनाया, 15% प्रॉफिट हुआ था। तो भैया इस साल की तो सेल्स गिवन है, तो मतलब इस साल भी 15% प्रॉफिट होगा। तो चलो निकाल लेते हैं प्रॉफिट अप टू डेट। 3 साल की, हमें 3 महीने की सेल देखो गिवन है, तो इसी से ही निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट अप टू डेट निकालने के लिए 1 लाख रुपए की सेल है, उसका 15% निकाल लो तो प्रॉफिट अप टू डेट निकल के आ जाएगा। तो 1 लाख इंटू 15 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 15,000 रुपये भी अब प्रॉफिट निकल के आ गया कि 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, सेल्स के ऊपर 15,000 बनेगा। पहले हमने परसेंटेज निकाली, फिर प्रॉफिट अप टू डेट निकालो। चलो अब शेयर निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमें किसको देना पड़ेगा, डिसीज पार्टनर को देना पड़ेगा जो मर चुका है। 15,000 रुपये का प्रॉफिट अप टू डेट निकला, उससे शेयर से इंटू कर दो। शेयर नेहा डाइज हुई है, टोटल शेयर 6 है तो 1/6 हो जाएगा। और 15,000 का मैं 1/6 करूं तो 2500 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है उसको हमें डिसीज पार्टनर को देना पड़ेगा। और देंगे कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके और डिसीज पार्टनर को क्रेडिट करके उसको दे देंगे, ठीक है। ये था हमारा टाइम बेसिस और ये था हमारा सेल्स बेसिस, ठीक है। सेल्स बेसिस में हम सेल को बेस बनाते हैं, टाइम बेसिस में हम क्या करते हैं, सीधा प्रॉफिट जो है एवरेज हमें गिवन होता है तो उसको टाइम से इंटू कर देते हैं, या तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं या तो प्रॉफिट हमें गिवन होता है। इन 2 चीज़ों से हम जो है प्रॉफिट अप टू डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। और यही एक नई चीज़ थी, बाकी सब कुछ सेम था, गुडविल की ट्रीटमेंट, रिजर्व प्रॉफिट, कुछ भी हो सब रिटायरमेंट वाला था, बस ये एक नई चीज़ थी जो कि मैंने सिखा दी। इसको नोट कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो हमने जो है डेथ ऑफ पार्टनर शुरू कर दिया है और डेथ ऑफ पार्टनर की एक जो है माइनर सा चेंज हमने सीख लिया जो कि था प्रॉफिट अप टू डेट। अगली वीडियो में हम जो है फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको जो है डेथ ऑफ पार्टनर पूरी तरीके से जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।